Hello everyone. Today I am going to discuss phasor technique in simple harmonic motion. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि फेजर टेक्निक की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। जैसे अगर हम लोग मोशन के बेसिस पर अपना किसी पार्टिकल की जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम बोल सकते हैं कि मोशन तीन टाइप की हो सकती है। पहली होगी अपनी यूनिफॉर्म मोशन, राइट। दूसरी कह सकते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तीसरी हम लोग कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। अगर मैं इन तीनों मोशंस को डिस्क्राइब करूं किसके रेस्पेक्ट में, कि पर्टिकुलरली अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूं कि जैसे मान लीजिए किसी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की। अगर वो डिस्प्लेसमेंट अपना यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी, क्या वो सिंपली लिखी जाएगी एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, राइट। अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसके लिए हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ रखी हैं। दैट मीन्स एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो लिखा जाएगा इसके अकॉर्डिंग सेकेंड वाले के यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, राइट। अगर हम लोग बात करें थर्ड वाले के लिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसके लिए बेसिकली हम लोग अगर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन तो वो लिखा जाएगा ए इज इक्वल टू टी टू एस ओवर डी टी टू। दैट मीन्स इसमें हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें से तीनों इक्वेशंस में से सबसे अच्छे तरीके से डील करने का तरीका हमारे पास में क्या होगा, कि भाई जाहिर सी बात है कोई भी बंदा बोलेगा कि ये वाला जो हमारे पास में एक्सेलरेशन गिवन है कि ये वेरिएबल है, इंटीग्रेशन से हर कोई बचना चाहता है, तो ये तो टफ हो गया। ये वाला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन जनरली जो प्रेफर किया जाएगा वो अपना ये होगा, राइट। तो वही चीज़ है कि क्यों ना, जैसे कि अगर हम लोग अपनी बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आप लोगों को पता है फॉर एसएचएम हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप होता है, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट के बाई एम, राइट। ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये अपना पोजीशन के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन को डील करना ऐसी बात नहीं है कि हम बिना फेजर के सारे प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते, बिना फेजर के सारे प्रॉब्लम्स की जा सकती हैं, लेकिन फेजर उन चीज़ों को आसान करता है। उसके बारे में समझेंगे कैसे। तो ये जैसे यहाँ हमने देखा कि एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन है, वेरिएबल है, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये हमारे पास में यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज में ली जा रही है, कोरिलेट जो मैं कर रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, दैट इज नोन एज द फेजर टेक्निक, राइट। तो उसके लिए थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मैं बात करूं तो कोई भी पार्टिकल है अगर किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, दैट मीन्स अगर मैं 3 पॉइंट कंसीडर करूं, मान लीजिए ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड देन सी पॉइंट, राइट। तो अगर मान लीजिए ये, अगर इसको ओ पॉइंट में बोल रहा हूँ, तो पार्टिकल अगर ओ से ए पोजीशन जाने में अगर टी टाइम ले रहा है, तो ए से बी में भी जाने में अगर वो टी टाइम ले और बी से सी जाने में भी टी टाइम ले, तो इसका मतलब ये एंगल जो होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वो हमेशा क्या होने वाला है, थीटा होने वाला है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड होने वाली है वो क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो कैसे कन्वर्जन देगा फेजर टेक्निक में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज को। हाँ, अब जैसे सपोज करिए आप
कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मान लीजिए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, ओमेगा, और यहां पर मैं एक लाइट लगा देता हूं, लाइट सोर्स है कोई मान लीजिए, जो कि लाइट यहां पर दे रहा है इस तरीके से, ये पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, और मैंने यहाँ पर एक लाइट सोर्स लगा रखा है। तो सोच के देखिए इसकी जो शेडो होगी, जो प्रोजेक्शन होगा बेसिकली, वो क्या काम करेगा, उसकी डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। पार्टिकल चल रहा है क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा से, राइट। तो जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो उस केस में t इक्वल 0 पर मान लेते हैं पार्टिकल यहां पर है, तो पार्टिकल जब यहां से यहां जाएगा तो उस केस में इसकी जो शेडो होगी, क्या वो इस स्ट्रेट लाइन में, बेसिकली ये जो स्क्रीन लगा रखी है वो जो शेडो है वो इस स्ट्रेट लाइन में यहां से यहां चलेगी, राइट। जब पार्टिकल यहां से यहां चलेगा तो क्या शेडो वापस इधर आएगी, सही बात है। फिर उसके बाद में जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो इसका मतलब है शेडो किधर जाएगी, इधर जाएगी। कब तक जाती रहेगी, जब तक ये यहां ना पहुंच जाए पार्टिकल। जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो क्या शेडो फिर से वापस यहां से यहां पहुंचेगी, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल तो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन जो उसकी शेडो है क्या वो परफॉर्म कर रही है लीनियर एसएचएम, राइट। अब इसी चीज को, लीनियर एसएचएम को सर्कुलर मोशन से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हमारा जो कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज द फेजर टेक्निक। बेसिकली फेजर टेक्निक यही है कि लीनियर एसएचएम की शॉर्ट ट्रिक है ये, कि हम कम टाइम में अपना शॉर्ट ट्रिक लगा करके कैसे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बाद में कंसीडर भी करूंगा, राइट। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती हैं। अगर मैं एसएचएम की बात करूं तो एसएचएम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती हैं। पहली होती है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज ए साइन ओमेगा टी, राइट। प्लस 5 भी होता है, लेकिन अगर मैं इनिशियल फेज कांस्टेंट 0 लेकर के चल रहा हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं ए साइन ओमेगा टी सिंपली इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी एज एनी टाइम टी परफॉर्मिंग अ एसएचएम, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर लीजिए, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, राइट। ये तीनों इक्वेशन अपनों को पता होती हैं जो हम नॉर्मली सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंसीडर करते हैं, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं, क्या ये तीनों इक्वेशंस इस सर्कुलर मोशन जो परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, क्या उसके थ्रू लगाई जा सकती हैं, निकाली जा सकती हैं? आंसर इज यस। क्या बोला गया कि ये जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली ये जो शेडो परफॉर्म कर रही है एसएचएम, इसके करस्पॉन्डिंगली अगर मैं सर्कुलर पाथ में देखूं तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए किसी टी टाइम पर अगर मैं पार्टिकल की मोशन को कंसीडर करूं तो क्या वो एंगल थीटा घूम जाएगा, और ये जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या ये थीटा मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी के इक्वल होगा, है ना। तो थीटा किसके इक्वल है अपना, ओमेगा इंटू टी। क्यों टी, क्योंकि टी टाइम पर पार्टिकल कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है। इसके करस्पॉन्डिंगली अगर मैं शैडो में देखूं, इसका मतलब जो रियलिटी में पार्टिकल अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था, तो उसकी पोजीशन तो ये होगी, दैट इज एक्स, राइट। और उसकी इक्वेशन ये है, लेकिन यही हम लोगों को किससे कंपेयर करके निकालना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। तो आप इसमें देखिए कि अगर ये थीटा एंगल है तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इधर लिख देता हूं मैं 90 माइनस थीटा, राइट। ये एंगल है 90 माइनस थीटा। अच्छा, इसमें एक चीज कंसीडरेशन लिया जाता है, क्या क्या कंसीडरेशन है, पहले उस चीज को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे। कंसीडरेशन यही है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है, तो ये बोला गया है
कि जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसी के करस्पॉन्डिंगली जो पार्टिकल सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा वो उस सर्कल का रेडियस कंसीडर किया जाएगा। पहला कंसीडरेशन, दैट मीन्स ये रेडियस कितनी होगी, ए होगी। दूसरा कंसीडरेशन, जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज ओमेगा, वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंसीडर करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होगी वो क्या बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो दूसरा कंसीडरेशन ये है। तीसरे कंसीडरेशन की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा कंसीडरेशन क्या है, तीसरा कंसीडरेशन ये है कि हम लोगों को इसमें क्लॉकवाइज सेंस हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो पोजीशन हो, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, तो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपनों को कंसीडर करना है, राइट। ओके, तो ये तीनों कंसीडरेशन लेकर के अगर मैं आगे बढ़ूं तो क्या ये मुझे तीनों इक्वेशंस मिलती हैं, देखते हैं, आइए। तो पहली इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, मान लीजिए ओ बी एंड सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओबीसी में देखिए, क्या यही तो x मुझे कंसीडर करना है, यही तो x है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन इन ट्रायंगल इसमें। तो अगर मैं x की बात करूं तो x मुझे क्या मिल जाएगा, क्या x मिलेगा a sin ओमेगा टी, बेसिकली sin ओमेगा टी। दैट मीन्स अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा लेंगे तो वो अपने को क्या मिलेगा, x पर ही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट द sin थीटा एंड थीटा इज ओमेगा टी। तो x क्या मिला, a sin ओमेगा टी, जो कि रिजेंबल करता है इससे। अच्छा, दूसरी चीज बोला गया है वेलोसिटी एट एनी टाइम t दी जाती है a ओमेगा cos ओमेगा टी। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर स्पीड कितनी होने वाली है, इसकी v होने वाली है। अब जरा हम लोग थोड़ा डायग्राम में अच्छे से समझेंगे। ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये एंगल है 90, तो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये एंगल थीटा, दैट मीन्स ये एंगल 90 माइनस थीटा। और जैसा कि मैंने बोला है कि हमें हमेशा कौन से कंपोनेंट्स लेने हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लेने हैं, दैट मींस v का ये वाला कंपोनेंट, अगर मैं इसे vx कहूं तो vx क्या लिखा जाएगा, ये है 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा अपना, क्या ये वाला अपना थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दैट मींस ये एंगल अपना क्या हो गया, थीटा हो गया। तो v का ये वाला कंपोनेंट, दैट मींस देखिए जरा, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, बेसिकली जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, t अभी नहीं लिख रहे हैं हम लोग, वो अंडरस्टूड है कि t टाइम की बात कर रहे हैं। तो v जो लिखा जाएगा क्या वो होगा vx इसके अकॉर्डिंग, और vx कितना होगा, v का एक कंपोनेंट, दैट इज v cos ऑफ थीटा। एंड अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो क्या हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दैट मींस क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं v इज इक्वल टू आर, क्या है यहां पर, दैट इज एम्पलीट्यूड a इंटू ओमेगा, एंड cos ऑफ एंड थीटा इज ओमेगा टी। तो क्या हमें जो इक्वेशन रिक्वायर्ड थी वो इक्वेशन मिली, बिल्कुल, राइट। थर्ड की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये वेरीफाई करा रहा हूं मैं कि इसको कंपेयर किया जा सकता है, शॉर्ट ट्रिक लगाई जा सकती है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो आप सभी जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें केवल और केवल अपना रेडियल एक्सेलरेशन होता है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, राइट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, उसमें 0 होता है, वो हमें पता है कितना होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये अंदर की तरफ कितना होगा, a ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने लगूं, दैट मींस ये वाला, तो देखिए जरा क्या होगा, क्या एक्सेलरेशन के लिए मैं लिख सकता हूं ये ax लिख रहा हूं अगर मैं, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ax होगा। अगर मैं डायरेक्शन कंसीडर कर लूं तो क्या मैं माइनस साइन लगा सकता हूं, बिल्कुल, माइनस ax। अगर मैं ax को मैग्नीट्यूड वाइज रखूं तो क्या ax होगा a ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर ये है इसका ये वाला कंपोनेंट, तो ये है थीटा, ये है 90, ये है 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा।
तो ये कितना आया अपना a cos of 90 minus theta and cos of 90 minus theta is sin theta. तो क्या a omega square sin of theta and a omega square theta is omega t, that means sin omega t with minus sign obviously, क्योंकि अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज कंसीडर ना करूं तो ये क्या मिलेगा मुझे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो हमने देखा कि जो तीनों इक्वेशंस हमने अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पढ़ रखी हैं उसको हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की वजह से भी फाइंड कर लिया। दैट मीन्स यही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वजह से जो इक्वेशंस मिली हैं क्या ये कोरिलेट करती है सीधे सीधे जो लीनियर में मिली थी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फेजर टेक्निक क्या है, कोरिलेट करता है जो लीनियर एसएचएम थी उसको किससे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, राइट। अब हम इस पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी उससे। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों तरीके से मैं करके दिखाऊंगा कि पहला जो है नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन फेजर से सॉल्व करेंगे इसको। जैसे सपोज करिए एग्जांपल है कि बोला जाए आपको कि कोई पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है a, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन। बोला गया पार्टिकल जो t इक्वल 0 पर है वो -√3a/2 पर है। t इक्वल 0 पर पार्टिकल कहाँ है, -√3a/2 पर है और वो पार्टिकल मान लीजिए राइट में जा रहा है। किधर जा रहा है वो, t इक्वल 0 पर राइट में जा रहा है। तो हमसे बोला गया कि इस पार्टिकल की इक्वेशन बताइए। बेसिकली x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t अपनों को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, पहले नॉर्मल मेथड, फेजर उसके बाद में कैसे चीजों को आसान करता है वो समझेंगे। नॉर्मल मेथड क्या कहता है कि हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू होती है इक्वेशन a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, राइट। तो अगर मुझे फाइव पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा क्योंकि a तो a ही गिवन है अपनों को, है ना। अब देखिए t इक्वल 0 की सिचुएशन अगर मैं कंसीडर करूं तो x की पोजीशन क्या है, क्या -√3a/2, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं x रखूं -√3a/2 इक्वल्स a साइन ओमेगा t इक्वल 0, दैट मीन्स ओमेगा इंटू 0 प्लस 5, राइट। a से कैंसिल हुआ तो यहाँ से देखिए क्या मिला, विच एम्प्लाइज साइन 5 इक्वल्स -√3/2। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, राइट। इसके अगर सोल्यूशन हम लोग बात करें तो साइन 5 की जो इक्वेशन होती है वो आपको पता है, साइन 5 का जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है। अच्छा, इसके जो फंडामेंटल सोल्यूशन है वो मैं अपना कंसीडर कर रहा हूँ 0 to 2π में, ठीक है। तो 0 to 2π में साइन जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है, राइट। अब ये y इक्वल साइन 5 कर्व है और y इक्वल्स -√3/2 एक लाइन है जो कि इस तरीके से होगी। इन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे चाहिए, ये है 0 और ये है पाई, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या वो ये वाला पॉइंट है। अगर हम लोग बात करें तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4π/3 और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना 4π/3 है ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा 5π/3, राइट। ये वाला पॉइंट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास में दो सोल्यूशन मिले 0 to 2π में, सॉरी ये मैंने पाई लिख दिया, ये 2π है, हाँ 0 to 2π में अपनों को दो सोल्यूशन मिले 4π/3 और 5π/3। तो आंसर कौन सा है हमारा, उसके लिए एक और कंडीशन गिवन है अपनों को इनिशियल। क्या बोला गया है, t इक्वल 0 पर पार्टिकल राइट साइड में जा रहा है। t इक्वल 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मैं कंसीडर करूं तो वेलोसिटी कैसे गिवन है, देखो जरा, तो वेलोसिटी गिवन है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस 5। अब t इक्वल 0 पर अगर मैं बात करूं तो क्या ये हो जाएगी a ओमेगा कॉस 5। अब v है राइट साइड में, राइट साइड मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मींस v को पॉजिटिव होना है। अगर v को पॉजिटिव होना है, a तो कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, दैट मींस cos 5 को क्या होना पड़ेगा, फॉर v टू बी पॉजिटिव that means cos 5 should be greater than 0, yes or no।
cos phi इज ग्रेटर देन 0। अगर cos phi 0 से बड़ा होगा तो हमारे पास में दो सोल्यूशन है, 4π/3 और 5π/3। तो cos phi पॉजिटिव होने का मतलब कौन सा हुआ कि हमारे पास में जो सोल्यूशन जा रहा है वो अपना कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, पॉजिटिव होने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर होना चाहिए वो 4π/3 ना होकर के 5π/3 होगा, क्योंकि 4π/3 कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें cos क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए हमारे पास में जो आंसर होगा फाई का वो क्या होगा, 5π/3। देयरफॉर इक्वेशन लिखी जाएगी a sin ओमेगा t प्लस 5π/3 xt इक्वल्स a sin ओमेगा t प्लस 5π/3। ये अपनों ने जनरल तरीके से देख लिया। अगर इसी चीज को मैं फेजर से अप्लाई करूं तो आइए उसके लिए देखते हैं हम लोग क्या बोला गया है। सबसे पहले इसको मैं देखते हैं हम लोग। क्या बोला गया था सबसे पहले बोला गया था कि पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो उसके करस्पॉन्डिंगली आप एक सर्कल ड्रॉ करिए, उसकी ओमेगा वही मानिए जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी, राइट। ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, उसके बाद में बोला गया है कि उसकी रेडियस वही माननी है सर्कल की जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, दैट मीन्स ये ए हो गया, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड दैट इज रेडियस। अच्छा, उसके बाद में क्लॉकवाइज सेंस को कंसीडर करना था, ठीक है। तो मेरा बेसिक जो इसमें कैलकुलेट करने का जो भी मुझे चाहिए वो है केवल फाई। अगर मुझे फाई पता चल जाएगा तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई इज माई आंसर, राइट। t इक्वल 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, -√3a/2। तो t इक्वल 0 पर अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं फेजर बना रहा हूं तो इसका मतलब पार्टिकल एसएचएम जब कर रहा होगा तो वो यहाँ कहीं है, तो फेजर में उसके करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स मिलेंगे, या तो वो यहाँ होगा या वो यहाँ होगा। अब ये वेरीफाई करने के लिए हमें डायरेक्शन गिवन है, इसकी डायरेक्शन क्या बोल रहा है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। अब हमने जब क्लॉकवाइज सेंस कंसीडर किया है तो अगर ये वाला पॉइंट मैं कंसीडर करूंगा तो इसमें देखिए एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये पॉइंट तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब जो ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो फेजर में उसके करस्पॉन्डिंगली वो ये वाला पॉइंट होगा। इसका मतलब पार्टिकल t इक्वल 0 पर यहां पर है, राइट। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूं क्योंकि मेन पोजीशन यही है, तो टोटल जो फेज होगा क्या वो टोटल ये एंगल हो जाएगा, दैट इज 5। तो ये मुझे पता है 90 है, ये 90 है, ये 90 है, दैट इज 270। तो अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। आंसर इज 270 प्लस थीटा, राइट। तो अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं, ये है a और ये कितना है, ये है √3a/2 मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूं तो, क्योंकि लेंथ कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर cos थीटा कंसीडर करो तो cos थीटा इज √3a/2 डिवाइडेड बाई a, तो a से a कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू मेरे ख्याल से आ गई है यहां पर 30 डिग्री, राइट। तो टोटल जो फाई होगा, क्या वो फाई होगा 270 प्लस 30 डिग्री, दैट इज 300 डिग्री। कितना होगा, 300 डिग्री। अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर मैं रेडियंस में कन्वर्ट करूं तो क्या ये वैल्यू हो जाएगी 5π/3, राइट। तो देखिए यहां से हमारा दो ही स्टेप में फाई कैलकुलेट होकर के आ गया 5π/3। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी, xt इज a sin ओमेगा t प्लस 5π/3। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है अपनी फेजर टेक्निक जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी होती है हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कंपैरेटिवली कि अगर हम नॉर्मल मेथड से जाएं। तो दिस इज ऑल अबाउट फेजर टेक्निक इन एसएचएम। थैंक यू।